हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? ऊर्जा का बंटन, ऊर्जा बंटन नियम। उससे हमारे पास एक प्रायिकता थी ऊर्जा के लिए Pn Pe बराबर ऊर्जा के लिए dNE/n। इसका मान क्या आया था? 2/√पाई 1/kT की घात 3/2 e की घात 1/2 स्मॉल e की घात -E/kT dE। ये था ना प्रायिकता। अब इससे अपन अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा निकालें। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा ये क्या होती है? पहले अपन ने अधिकतम प्रसंभाव्य वेग भी निकाला है ना, ऐसी अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा मतलब मैक्सिमम ऊर्जा वाले कणों की संख्या जो है वो क्या कहलाएगी? यानी मैक्सिमम अणु जिस ऊर्जा से गति कर सकते हैं, अधिकतम अणु जिस ऊर्जा से गति कर सकते हैं वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा। जिस पहले ही बताया था मैंने, E=EM। M का मतलब मैक्सिमम। अधिकतम ऊर्जा के बराबर ऊर्जा पर प्रायिकता क्या होगी? ये प्रायिकता का अवकलन क्या होगा? ये del/del E लिख दो। Pe = 0। अधिकतम की कंडीशन क्या होती है? अवकलन 0 होता है ना। तो del/del E और प्रायिकता का मान ये लिख दो। D तो उसमें आ गया इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। 2/√पाई 1/kT की घात 3/2 e की घात 1/2 स्मॉल e की घात -E/kT dE और बराबर 0। तो ये तो कांस्टेंट है सारा, अवकलन से बाहर आ जाएगा और 0 में चला जाएगा। तो अवकलन केवल किसका होगा? इसका। यही है ना खाली चर, ये कांस्टेंट है। अवकलन से बाहर आएंगे, बराबर में 0 है तो 0 में चले जाएंगे तो इसका अवकलन कर दो खाली। तो e की घात 1/2 फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का अवकलन करेंगे तो e की घात का अवकलन e घात ही होता है। तो e की घात का e घात -E/kT, फिर इसका अलग से होगा e के सापेक्ष में अवकलन, क्या आएगा? -1/kT। इसका अवकलन होगा ना अलग से, -1/kT। फिर इसका करेंगे, इसको एज इट इज रखना है। e की घात 1/2 कितना हो गया? x की घात n का अवकलन होता है ना, n × x की घात n-1। 1/2 घात है तो 1/2 इंटू e की घात 1/2 -1 और सेकेंड ऐसे कैसे ही, और इक्वल टू क्या? 0। अब ये वाला पद कॉमन है ना इसमें, स्मॉल e की घात -E/kT क्या है? कॉमन है दोनों में, तो कॉमन ले लिया, कहाँ चला जाएगा? 0 में चला जाएगा ये तो बाकी जो बचा उसको लिख दो। तो e की घात 1/2 -1/kT प्लस इधर से क्या बचेगा? हाफ। e की घात कितनी होगी? हाफ में से किया तो -½ और इक्वल टू 0। ये तो कॉमन आके 0 में चला ही गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये पक्षांतरण कर दो, उधर किसी को भी एक को कर दो, ये माइनस का वो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो e की घात हाफ 1/kT बराबर हाफ और e की घात -½ e की घात -½ को नीचे ले आओ इसके, क्या हो गया? e की घात हाफ बटे e की घात -½ 1/kT और बराबर क्या बचा? हाफ। इसको नीचे ले आए ना इधर, यहाँ अब माइनस पावर का चली जाएगी ऊपर, प्लस हो जाएगी। हाफ और हाफ क्या हो गया? फुल। e 1/kT और बराबर हाफ। तो e की जगह Em लिख दो, यहाँ पर मैक्सिमम ऊर्जा है, m लिख दो e की जगह।
मैक्सिमम के लिए ले रहे हैं ना अपन कंडीशन, संकेत के लिए क्या लगा दो, तो EM बराबर कितना हो गया, हाफ KT। तो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा कितनी आ गई, हाफ KT। गैस के अणु जो गति कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम ऊर्जा, यानी वो ऊर्जा जिससे अधिक ऊर्जा से अणु गति कर सकते हैं, कितनी आगा उसका मान, हाफ KT। और इस कंडीशन में प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ लिख दें नीचे, अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा EM वाले अणुओं की प्रायिकता। तो इसको PEM लिख दो, मैक्सिमम। तो ये रहा PE का मान, इसमें E की जगह क्या लिखना है, हाफ KT लिख दो। यहाँ E का मान आ गया ना, हाफ KT, मैक्सिमम ऊर्जा का मान। तो E जहाँ भी है वहाँ क्या लिख दो, हाफ KT। क्या मान आएगा प्रायिकता का, 2/√π 1/KT की घात 3/2। E की जगह क्या लिखना है, हाफ KT, हाफ KT की घात 1/2 स्मॉल e की घात माइनस E का मान क्या लिखना है, हाफ KT, हाफ KT अपॉन KT DE। KT से KT कट गया यहाँ पे, तो क्या आया प्रायिकता का मान, मैक्सिमम प्रायिकता का मान 2 की घात कितनी हो गई, देखो यहाँ 2 बटे में अंडर रूट, हाफ घात है ना ये, हाफ का मतलब अंडर रूट, और ऊपर फुल है, आधी घात कट गई, आधी बच गई, तो 2 का m बच गया अंडर रूट में 2। पाई अंडर रूट में है ही, पाई को रहने तो अंडर रूट में ही, 2 भी अंडर रूट में हो गया, अरे आधा ये रहना है, ये सा आधा बच गया ना। और E की घात कितनी बची, माइनस हाफ, यहाँ से देखो KT KT कट गया, E की घात माइनस हाफ, नीचे लाएंगे तो प्लस हाफ, तो भी अंडर रूट में होगी, इसको अंडर रूट लिख दो, ये प्लस हाफ होगी ना, अंडर रूट में होगी ये भी, 2/√πe। और क्या बचा, KT की घात हाफ और इधर से 3/2, तो कितने बची, 1/KT बचा ना खाली। अरे KT घात आधी है ऊपर और नीचे कितने है, नीचे तो है ये 1.5, आधी कट गई तो 1 बच गई ना। तो इसका मतलब मैक्सिमम प्रायिकता जो है काई के समानुपाती है, ऊर्जा देखो पहले तो ऊर्जा काई के समानुपाती है EM, EM बराबर हाफ KT है ना। तो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा T के समानुपाती, और प्रायिकता T के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, P मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/T। तो यहाँ लिख देंगे लाइन, अर्थात गैस के अणुओं की अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा ताप T के साथ बढ़ती है। यानी ताप बढ़ाएंगे तो अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी, समानुपाती है ना, परंतु प्रायिकता क्या होगी, घटती है, क्योंकि T के क्या है वो, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस ग्राफ में अगर इसको दिखाएं अपन, तो प्रायिकता का ग्राफ बनाया था ना अपन ने, जो dNE/n होता है, E/KT के साथ बना लो, E/KT के साथ। अधिकतम प्रायिकता ये होती है यहाँ पे, तो ताप बढ़ेगा तो अधिकतम प्रायिकता घटती जाएगी, प्रसंभाव्य ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ अलग अलग आ रहे हैं। ये मैक्सिमम प्रायिकता है ना यहाँ पे,
तो ताप जैसे ये T1 ताप पर, ये T2 ताप पर, ये T3 ताप पर, T1 की तुलना में T2 बढ़ा, T3 और बढ़ा, ताप बढ़ा तो मैक्सिमम प्रायिकता घट गई नहीं है। तीसरे वाले वक्र में देखो, यह मैक्सिमम प्रायिकता कम है, यह मैक्सिमम प्रायिकता ज़्यादा है। तो ताप जैसे जैसे बढ़ रहा है मैक्सिमम प्रायिकता तो घट रही है, लेकिन अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा, यानी ना अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा ये अधिकतम प्रायिकता की संगत जो ऊर्जा EM क्या हो रही है, ताप के साथ बढ़ रही है। ताप बढ़ रहा है इधर, समानुपाती है। अधिकतम प्रसंभाव्य ऊर्जा तो बढ़ रही है, लेकिन प्रायिकता क्या हो रही है, घट रही है। प्रायिकता ये रही नहीं है, ऊपर का टॉप E मैक्सिमम घट रहा है, ताप। तो इस तरह ग्राफ यहाँ दिखा सकते हैं अपन। अब एक ज्ञात करेंगे अणुओं की माध्य ऊर्जा, गैस के अणुओं की क्या ज्ञात करेंगे, माध्य ऊर्जा, एवरेज निकालें ऊर्जा का। तो एवरेज किसे निकालेंगे, प्रायिकता से। एक अणु की ऊर्जा E माने तो प्रायिकता से गुणा कर दिया इसका और समाकलन कर दिया EPD और लिमिट लगा दो क्या, 0 से अनंत। एक अणु की ऊर्जा E मान लें तो E और E प्लस D परास में प्रायिकता क्या होती है, PE। प्रायिकता से गुणा कर दिया तो कुल ऊर्जा हो गई, समाकलन कर दिया तो सारे अणुओं की ऊर्जा हो गई। और N तो इसमें आता ही है अपने आप, जो P अपन कैसे निकालते हैं, इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कल भी लिखाया था ये। अणुओं का माध्य वेग निकाला इसके बाहर अपन ने, उसमें क्या निकाला था, कुल ऊर्जा EDN ही होगी ना। अरे ऊर्जा परास E और E प्लस D में अणु संख्या क्या होती है, DNE। एक अणु की ऊर्जा E तो कुल अणु की ऊर्जा कितनी होगी, EDNE। समाकलन कर दिया, सारे अणुओं की ऊर्जा हो गई, और फिर N का क्या दे दिया, भाग। ये नहीं है क्या, अभी DNE अपॉन N क्या है, प्रायिकता ही है ये। EP लिख दिया, बात वही है, E बार के बराबर हो गया ना ये माध्य ऊर्जा। अब मान लिखो इसमें P का मान क्या है, प्रायिकता क्या है बोरी, 2/√पाई 1/KT की घात 3/2 E की घात 1/2 स्मॉल e की घात -E/KT और DE। अब इसको सॉल्व कर लो तो E बार बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 2/√पाई भार 1/KT की घात 3/2 भार, और समाकलन हो गया 0 से अनंत। E की घात कितनी हो गई, 1 और आधी, 3/2 स्मॉल e की घात -E/KT और D। अब इसमें इसकी जगह क्या मान लो, E बराबर x² मान लो, ताकि अपने को वो वाली फॉर्म आ जाएगी, पहले समाकलन कर चुके हैं ना अपन, C4 × E की घात -BC² का, उसी तरह का आ जाएगा, वो डायरेक्ट लिख देंगे फिर। तो E बराबर x² मान लिया तो D बराबर कितना हो गया, 2x dx। और अब कलन करेंगे ना इसका, तो D बराबर क्या हो गया, 2x dx। ये मान यहाँ लिखेंगे तो E बार बराबर कितना हो गया, ये कांस्टेंट जो भार था वो तो एज इट इज 1/KT की घात 3/2 समाकलन 0 से अनंत। अब E की घात 3/2 है, E की जगह क्या लिखोगे, x²। x² की घात 3/2 कितनी हो जाएगी, x3। और E की घात स्मॉल e की घात माइनस E की जगह क्या मान लिया अपन ने, x², तो x²/KT, और D की जगह क्या आ गया, 2x dx। D की जगह क्या हो गया, 2x dx। तो क्या बचा अपना, देखो 2 को तो बाहर निकाल दो, तो E बार बराबर 4/√पाई
दो बार आ गया ना ये, 4/√π इंटू 1/kT की घात 3/2, x कितने हो गए 4, और e की घात माइनस कितना x²/kT और dx, लिमिट वही रहेगी 0 से अनंत। इसका समाकलन पहले लिखा है ना अपन ने, पहले लिखा था, ध्यान करो, c4 e की घात माइनस vc² का मैंने लिखाया था पहले, कितना आया था इसका 3/4, b की घात 5/2 और √π/2, नहीं लिखाया था पहले ये। तो इसी तरह ये खाली b की जगह क्या है इसमें, b की जगह क्या है 1/kT, तो b की जगह 1/kT लिख दो, इसी तरह लिख दो पूरा। तो e बराबर बाहर वाला ऐसे ही रहेगा 4/√π 1/kT की घात 3/2, और इसका समाकलन हो गया हमारे पास क्या 3/4, और b की जगह कौन है 1/kT की घात 5/2 और √π/2। तो क्या कट गया, 4 से 4 कट गया, √π से √π कट गया, तो माध्य ऊर्जा कितनी आई ई बार बराबर 3 क्या बचा 2, और kT की घात क्या बचेगी 1.5, और यहाँ 2.5 है, 1 बच गई और 1 ऊपर जाएगी, बटे के बटे में ना, इसलिए तो कितनी आई माध्य ऊर्जा 3/2 kT होती है ना गैस के अणु की माध्य ऊर्जा, तो पढ़ा कई बार पढ़ रखा तुमने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक के अणु की ½ kT, 3 स्वतंत्र कोटि होती है, इसलिए 3 ½ kT पूरे हो रहे ये बीमारी। आप देखो, अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन माध्य मुक्त पथ। क्या होता है मुक्त पथ, पहले तो सुन लो, क्योंकि मैंने पहले भी लिखाया गैस के अणु जो होते हैं वो स्वतंत्र गति करते हैं, पहले लिखा है ना पॉइंट में। स्वतंत्र गति का मतलब टक्कर के अलावा एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में उनका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय सीधी रेखा में चलेंगे। टक्कर के बाद क्या हो जाएगी, गति की दिशा बदल जाएगी, तो टक्कर तक उनका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय सीधी रेखा में चलेंगे, क्योंकि बल कोई है नहीं बीच में, बल हो तो दिशा परिवर्तित होए, टक्कर जैसे ही होगी, क्योंकि दो अणु जब पास आएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तब उनकी गति की दिशा परिवर्तित होगी। तो दो सरल टक्करों के बीच में पथ सरल रेखीय होता है। जिस पथ की गति क्या होती है, मान लो अपन दिखाएं चित्र में कि अणु वहाँ से यहाँ से चला इधर तक सीधी रेखा में, फिर यहाँ किसी अणु से टक्कर करा, टक्कर के बाद इसकी गति की दिशा बदल गई, इधर सरल रेखा में आया, फिर यहाँ कोई टक्कर हुई, फिर इधर चला गया सीधी रेखा में ही, फिर यहाँ से कोई टक्कर हुई, इधर चला गया, फिर यहाँ किसी से टक्कर हुई, इधर आ गया, फिर इधर से, फिर इधर कोई टक्कर हुई। तो टेढ़े मेढ़े पथों पर एक सरल रेखीय पथ होंगे सारे, बीच में दो टक्करों के बीच में पथ कैसा होगा, सरल रेखीय। इसको क्या कहते हैं, ब्राउनीय गति। पढ़ी होगी पहले भी कभी, धातु में इलेक्ट्रॉनों की गति तो ऐसी होती है, ब्राउनीय गति कहते हैं गैस के अणुओं की, यानी दो टक्करों के बीच में तो सरल रेखा में चलेगा और फिर गति की दिशा बदल जाएगी, फिर सरल रेखीय पथ पर चलेगा दूसरे पे, फिर तीसरे सरल रेखीय पथ पर चलेगा, फिर चौथे पे चलता रहता है ऐसे लगातार, क्योंकि रुकता तो है ही नहीं है, रुकने की कोई संभावना है ही नहीं, पहले बताई मैंने। शून्य ऊर्जा वाले अणुओं की कोई संभावना नहीं है, उनकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। शून्य ऊर्जा वाला कोई अणु होता ही नहीं है, सब चलते रहते हैं लगातार, तो इसी तरह चलते हैं। तो सारे अणुओं की गति कैसी होती है, ब्राउनीय गति। अब इन सब पथों का माध्य क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ। जैसे मान लो एक अणु ऐसी 20 टक्कर करता है, तो 20 टक्करों में 20 सरल रेखीय पथ होंगे ना, तो 20 सरल रेखीय पथों का औसत कैसे निकालेंगे, 20 सरल रेखीय पथ में कितनी लंबाई तय हुई, उसका योग और बटे 20 का भाग दे दो, तो वो क्या कहलाएगा, माध्य मुक्त पथ कहलाएगा। तो परिभाषा अपन अगर लिखें तो किसी समय अंतराल में, क्योंकि चलते ही रहेंगे,
अपने को कैलकुलेट ही करना है तो किसी टाइम इंटरवल में ही लेना पड़ेगा, शॉर्ट टाइम के लिए, कोई थोड़ी कि ज़िंदगी भर का कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो किसी समय अंतराल में विभिन्न क्रमागत टक्करों के मध्य गैस के अणु द्वारा तय किए गए सरल रेखीय पथों का, इन सरल रेखीय पथों को अपन मुक्त पथ बोलेंगे। मुक्त पथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो कोई बीच में कोई अवरोध नहीं है इनके, फ्री है कतई। टक्कर से पहले तो कोई फ्री अवरोध नहीं है, टक्कर जैसे आएगी तो बदल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक फ्री पथ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? फ्री पथ। तो सरल रेखीय पथ यानी मुक्त पथों का औसत क्या कहलाएगा? माध्य मुक्त पथ कहलाता है। माध्य मुक्त पथ कहलाता है। ये डेफिनेशन होगी किसकी? माध्य मुक्त पथ। ये सब मुक्त पथ हैं, ये भी मुक्त पथ है, ये भी मुक्त पथ है, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो तय किया गया रास्ता है उसका पथ वो मुक्त है। लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे, अलग अलग दिशाओं में होंगे, सब सरल रेखीय हैं लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगी। तो उन सब का एवरेज जो लेंगे अपन उसको क्या बोलेंगे? औसत माध्य मुक्त पथ कह सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, माना किसी अणु द्वारा n टक्करों में, टक्करों की संख्या कितनी है? n का मान कुछ भी हो सकता है, 20 टक्कर में ले लो, 50 टक्कर में, 100 टक्कर में। किसी अणु द्वारा n टक्करों में तय किए गए कुल पथ की लंबाई कैपिटल L है। टोटल लंबाई मतलब जैसे ये अपन टक्कर दिखा रहे हैं चित्र में, तो इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस इसकी प्लस ये सबका ये हो गया कुल पथ की लंबाई। मतलब टोटल कितनी दूरी तय करी उसने? 20 टक्करों के दौरान 20 पथ तय होंगे ना, उन सब की कुल लंबाई क्या मान लो? L है। तो माध्य मुक्त पथ बराबर क्या लिखेंगे? लैम्डास दिखाएंगे इसको। तो माध्य किस निकालेंगे? टोटल लंबाई L बटे टक्करों की संख्या। जितने टक्कर होगी उतने तो पथ होंगे, उनका भाग देना है और क्या। तो टोटल लंबाई टोटल पथों की संख्या या टक्करों की संख्या का भाग दे दिया तो क्या ज्ञात हो जाएगा अपने को? माध्य मुक्त पथ। अब कैसे निकालेंगे इसका सूत्र ज्ञात करेंगे। एक इधर अपन देखो इधर, लेकिन अपने को अगर कैलकुलेशन करनी है, एनालिसिस करना है, तो सबकी टक्करों का अध्ययन एक साथ तो अपन पे पॉसिबल है क्या? या का भी अध्ययन कर बाग कर, हजारों अणु लाखों अणु चल रहे हैं एक साथ। तो अपन जब कैलकुलेशन करेंगे तो किसी एक अणु को गतिमान और बाकी कणों को क्या मान लो? स्थिर। ये मान के चलेंगे एक चल रहा है बाकी स्थिर है, और जो स्थिर है उनसे साथ टक्कर करता जा रहा है। जैसे भीड़ में, भीड़ शांत है और एक आदमी भगता जा रहा है, भीड़ को चीरता हुआ भगता हुआ, तो जो जो उसके संपर्क में आएंगे उनको क्या करेगा? वो टक्कर करेगा। उससे अपन टक्करों की संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सारे अणुओं की एक साथ करें, सब में भगदड़ मच गई, फिर तो कोई कैलकुलेशन होएगी नहीं अपन पे, कोई पे नहीं हो दुनिया में, अध्ययन हो ही नहीं सकता। तो एक एवरेज मान लेके अपन चलेंगे अनुमानित। तो माना केवल एक अणु मान के चल रहे हैं अपन, लिखे ना माना, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही अणु चल रहा है, चल तो सभी रहे हैं, लेकिन अपनी सरलता कैलकुलेशन के लिए अपन क्या मानेंगे? माना केवल एक अणु औसत चाल ले रहे हैं, उसकी भी एवरेज, क्योंकि स्पीड भी अलग अलग हो सकती है। मैंने शुरू में पॉइंट लिखाया था, सर्वसंभव वेगों से सर्वसंभव दिशाओं में चलते हैं, तो अपन एक वेग लेके चलते हैं। औसत चाल b बार से गतिमान है और शेष अणु स्थिर हैं। तो शेष अणु जब स्थिर हैं
बाकी को अपन स्थिर मान रहे हैं और अणु का प्रभावी व्यास मान लेते हैं अपन d। अणु का जो व्यास है वो क्या मान लें, d है। यानी अणु गोलाकार होता है ना, तो इसकी जो डायमीटर है व्यास वो क्या मान लिया अपन ने, d। तो d अणु का जो d व्यास का अणु गति कर रहा है, तो ये कितने अणुओं से गति करेगा, एक सर्कल अपन जैसे बनाते हैं, तो ये तो हो गया d व्यास का वो अणु जो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये तो कौन सा अणु हो गया, और इसके चारों तरफ बहुत सारे अणु और भी होंगे ना, सभी कितने व्यास के होंगे, d व्यास के सभी। शुरू में लिखा है ना मैंने, क्या समान साइज के होते हैं सब। तो चारों तरफ के मैंने ये d व्यास के अणु इसके दिखा दिए। तो ये सारे अणुओं से टक्कर करेगा ना ये, तो कितने इलाके में आएंगे सब ये, इनका केंद्र सबका ये रहा। सारे अणुओं का क्या है, ये गोलीय केंद्र होता है ना, तो इस क्षेत्र में जितने भी अणु आएंगे उन सब से ही क्या करेगा, ये टक्कर करेगा। इस क्षेत्र में जितने अणु आएंगे उन सब से टक्कर करेगा। तो इस ये वृत्ताकार फील्ड बन गया ना, ये वृत्ताकार बन गया ना, ये वृत्ताकार भाग। इस भाग में जो अणु आएंगे उन सबसे टक्कर करेगा। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये d के बराबर ही होगी, और क्या। अरे d व्यास है तो यह की त्रिज्या d/2, और d/2 बगल वाले की भी तो है, d/2 इसकी और d/2 इसकी, तो पूरी त्रिज्या कितनी हो गई है, d त्रिज्या का। तो यहाँ लिख सकते हैं अर्थात v बार वेग से गतिमान अणु d त्रिज्या के अनुप्रस्थ काट वाले प्रभाग में स्थित अन्य सभी अणुओं से टक्कर करेगा। तो इसमें जो संपर्क में आएंगे उनसे तो करेगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। इधर उधर और भी पड़े हो, इधर 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 इधर, उनसे कोई मतलब नहीं। या की टक्कर तो वाइस होगी ना, अकेले की पड़ोसी की भिड़े बहन से। मेले में भीड़ तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत किलोमीटर तक फैली हुई। जो आदमी भग के जाएगा तो जिस रास्ते पर जा रहा है उसके बगल बगल में जो आ रहे हैं उनसे टक्कर करेगा। तो इस फील्ड में जो आएंगे, ये जो येलो लाइन से मैंने बना दिया, इस फील्ड में जितने अणु आएंगे उन्हीं से टक्कर करेगा। अब टक्कर करता हुआ चलेगा, रुका हुआ थोड़ी कोई है, ये थोड़ी जाके गिर गया बस एक जगह, चल रहा है। तो अभी तो आते जा रहे हैं लोग टच में, आदमी भगता जाएगा भीड़ में तो टच में आते जाएंगे धीरे धीरे। तो ये भी जब चलेगा तो कैसा पथ बनेगा इसका, किस फील्ड, किस स्पेस कैसा बनेगा। अरे वृत्ताकार मुंह हो और आगे चले तो क्या बने, बेलन। तो इसका जो स्पेस बनाएंगे मतलब आयतन बनाएंगे, तो आयतन कैसे आएगा, बेलनाकार। ये इस आयतन में, आयतन की त्रिज्या कितनी, इसकी त्रिज्या कितनी है अनुप्रस्थ काट की, d। ये वाला, ये जो पीला रंग का है, ये पीला रंग ये रहा, इसको मैंने यहाँ बना दिया। आगे चलेगा भी सही है, भी ऐसे इधर चले ही हो, क्या बनेगा, पाइप नहीं बनेगा ऐसे। वृत्ताकार को आगे चलाएगा तो क्या बनेगा, बेलन नहीं बनेगा कैसे, तो बेलनाकार भाग में चलेगा आगे। इसमें दिखा दो यहाँ पे अणु, ये बीच वाला और ये बाहर वाले जो हैं, आधा उधर आधा उधर। और ये d 2d हो गया ना डबल,
व्यास इसका डबल हो गया ना 2D। तो इस तरह के अणु टकराएंगे। ये वाला है चित्र, देखो ये, इसी को मैंने यहाँ दिखा दिया, ये चल रहा है ये वाला अणु, बाकी सब स्थिर है और ये चल रहा है कितने वेग से, औसत वेग माना अपन ने v बार। तो मान लो t टाइम की बात करते हैं, तो t टाइम में कितनी दूरी तय करेगा ये, एक निश्चित समय अंतराल में कैलकुलेट करेंगे अपन, ये थोड़ी चलते रहे और अपन कैलकुलेट करता रहे। तो t टाइम में, t समय में गतिमान अणु द्वारा तय की गई दूरी, कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुणा समय, v बार t। तो इसलिए v बार t लंबाई एवं इसका क्षेत्रफल कितना है, पाई डी स्क्वायर है क्षेत्रफल इसका। अरे वृत्त क्षेत्रफल क्या होता है, पाई डी स्क्वायर, डी त्रिज्या, इसको बराबर सिग्मा मान लें अपन। लंबाई एवं पाई डी स्क्वायर बराबर सिग्मा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले बेलनाकार आयतन की कल्पना करते हैं। कर लीन कल्पना अपन ने ऊपर, पाई डी स्क्वायर क्षेत्रफल और टी टाइम में लंबाई कितनी जाएगी बेलन की, दूरी है ना, वेग गुणा समय, वेग v बार समय t, तो v बार t लंबाई होगी बेलन की, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई डी स्क्वायर के बराबर। अब इस आयतन में जितने अणु आएंगे उन सभी से वो टक्कर करेगा। तो कितने आयतन अणु आएंगे इसके अंदर, इसका आयतन कितना हो गया, बेलनाकार प्रभाग का आयतन, कैसे निकालते हैं आयतन, अरे आयतन कैसे ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल इंटू दूरी। क्षेत्रफल कितना है इसका, पाई डी स्क्वायर, और दूरी कितनी है, लंबाई, बेलन की लंबाई कितनी है, v बार t। तो इतना आयतन हो गया। तो इसका मतलब इस आयतन में अणुओं की संख्या कितने का आएगी, एकांक आयतन अणु संख्या स्मॉल n मानते हैं कि नहीं अपन, तो इतने आयतन कितने का आएगी, n से गुणा हो जाएगा। तो चूंकि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n है, इसलिए पाई डी स्क्वायर v बार t आयतन में कुल अणुओं की संख्या कितनी जाएगी, अरे एकांक आयतन में n कितनी हो गई, n से गुणा हो गया ना, n से गुणा हो गया ना एकांक आयतन में n, तो इतने आयतन में कितनी हो गई, और जितने अणु है उतनी टक्कर, टक्कर कितने होएगी, जितने अणु होते टक्कर होएगी, तो टक्करों की संख्या कितनी हो गई। अतः गतिमान अणु द्वारा की गई कुल टक्करों की संख्या, इसको अपन n लिख रहे हैं ना, वो कितनी हो गई, n पाई डी स्क्वायर और v बार t, और लंबाई कितनी है पथ की, पथ की लंबाई कितनी है, अणु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई कितनी है, l बराबर, ये बेलन में ही तो चल रहा है और क्या, कितनी है इसकी लंबाई, v बार t। तो n का मान आ गया, l का मान आ गया, तो लैम्डा बराबर कितना हो गया, मान रख दो हमें l का मान v बार t, और टक्करों की संख्या n पाई डी स्क्वायर v बार t, v बार t कट गया, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, n पाई डी स्क्वायर।
ये मान आ गया ना इसका, n पाई d स्क्वायर का मान है। अब चूंकि इसमें अपन ने केवल एक अणु को गतिमान माना है, बाकी को क्या माना, स्थिर। और इसमें भी अणु की पथ की लंबाई अपन ने जो ली वो सीधी ली है कतई, जबकि ऐसा नहीं है, सीधा नहीं चलता है, जिग जैग चलता है, जिग जैग, आड़ा टेढ़ा। तो इसलिए अपन इसमें सूत्र में थोड़ा सा चेंजेज आएगा, तो √2 का अनुपात हो जाएगा। तो चूंकि अणु सरल रेखीय विभिन्न पथों पर गतिमान होता है, एक पथ नहीं है, यहाँ हमने एक ही मान लिया v/t, क्योंकि औसत वेग माना वैसे भी विभिन्न पथों पर गतिमान होता है, इसलिए लैम्ब्डा का सूत्र हो जाएगा 1/√2 का डिफरेंस आएगा। ये √2 कैसे आता है, एक बड़ी थ्योरी है, अभी यहाँ इसका एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। √2 n पाई d स्क्वायर, n पे डिपेंड करेगा, d पे डिपेंड करेगा, और घनत्व पे निर्भरता देखनी है, तो घनत्व बराबर क्या होता है, गैस का घनत्व रो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, होता कि नहीं होता। अब एक अणु का द्रव्यमान m है और टोटल अणु मान लो कैपिटल N है, तो कैपिटल N अणु द्रव्यमान mn और बटे b, और ये क्या हो गया, एकांक आयतन अणुओं की संख्या, अरे n/b क्या हो गया, एकांक आयतन अणुओं की संख्या जो क्या मानी अपन स्मॉल n, तो रो बराबर क्या हो गया mn, तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर ρ/m, तो n की जगह यहाँ लिख दें क्या, ρ/m, तो क्या फॉर्मूला हो गया, √2 पाई d स्क्वायर, और n की जगह क्या लिख दो, ρ/m। तो घनत्व के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। माध्य मुक्त पथ जो होता है वो घनत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। गैस का घनत्व अगर ज़्यादा है, सघन गैस है, तो मुक्त पथ कम होगा, और हल्की गैस है, विरल, दूर दूर अणु है, उनमें घनत्व कम है, दूर दूर वाले में ज़्यादा तेजी चल सकता है, ज़्यादा लंबा पथ तय कर सकता है, तो लैम्ब्डा का मान ज़्यादा होगा। और दाब और ताप पे भी निर्भरता देखनी है, तो देख सकते हैं अपन Pb बराबर होता है ना nRT, या nR की जगह K होता है KT। तो यहाँ पे P पे निर्भरता देखनी है, B को नीचे ले आओ, या अभी इसको नीचे ले आओ, यहाँ पे nRT/b, एकांक आयतन अणु की संख्या स्मॉल n होगी ना, ये स्मॉल n होगी ना, ये nKT। तो P n बराबर क्या ले सकते हैं, P/KT, तो n की जगह मान लिख दो, लैम्ब्डा कितना हो गया, m/√2 पाई d स्क्वायर, और n की जगह क्या हो गया, √2 पाई d स्क्वायर n है ना, n की जगह क्या लिख दो, P/KT, यानी लैम्ब्डा ताप के समानुपाती और दाब के व्युत्क्रमानुपाती। ताप बढ़ेगा तो माध्य मुक्त पथ बढ़ेगा, दाब घटेगा तो मुक्त पथ बढ़ेगा, ठीक है।